हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज आपको संचयन भाग 1 का पार्ट 2 स्मृति का अंतिम अंश शेषांश में पढ़ाने जा रही हूँ। पहले आपको पूर्वांश का कुछ सार बता देती हूँ कि लेखक अपने बचपन में बाल सुलभ जिज्ञासावश कैसी मुसीबत में फंस जाते हैं, उसका वर्णन उन्होंने बड़ा सजीव ढंग से किया है। बचपन में जब उनके भाई एक पत्र डालने के लिए मक्खनपुर के पोस्ट ऑफिस में भेजते हैं, उस समय रास्ते में जाते समय एक सूखा कुआं पड़ता था और उसमें अपने आदत बस वो उस कुएं के सामने से जाते हैं तो उनका मन उसमें झांकने का करता है, क्योंकि उसमें एक विषधर रहता था। वह एक सूखा कुआं था और ये स्कूल जाते समय अक्सर अपने दोस्तों के साथ रोज़ का इनका नियम था कि उसमें वे झांकते थे और उसमें ढेला मारते थे, और बदले में सांप जो फुसकार मारता था उसको उसको सुनकर ये लोग प्रसन्न होते थे। उसी आदत के वशीभूत होकर के ये जाते हैं और इनके पास कुर्ते में जेब नहीं था तो चिट्ठियों को वे टोपी के अंदर रख लेते हैं, और जैसे ही कुएं के पास जाते हैं टोपी को उतार के और ढेला फेंकने जा ही रहे थे कि उनके हाथ टोपी में से वो चिट्ठी निकली और वो नीचे चली गई कुएं में। अब बड़े उहापोह की स्थिति थी, डर के मारे इनकी हालत ख़राब थी कि भाई उनकी पिटाई करेंगे। दूसरी तरफ कर्तव्य बोध, यदि झूठ बोल देते तो उन्हें पत्र पहुंचाना ज़रूरी है, ऐसा भाई ने कहा था, तो उसके लिए भी चिंता हो रही थी। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि वह कुएं के नीचे अंदर जाएंगे और जा कर के चिट्ठी उठा लाएंगे, क्योंकि उनको सांप से भय नहीं था। इसके पूर्व उन्होंने कई सांपों को अपने डंडे से मारा था। फिर योजनाबद्ध ढंग से वे कुएं के अंदर उतरते हैं और जब एकदम अंतिम छोर पे पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कुएं के अंदर सांप भी अपना पैतरा बनाकर बैठा है कि वह अपने दुश्मन पर, जैसे ही दुश्मन आक्रमण करेगा उस पर वह भी तुरंत वार करेगा। तो उसी अंश का आज हम पठन पाठन करेंगे। कह रहे हैं कि सांप ने मानो अपनी शक्ति का ये कह रहे हैं, हृदय में कंप उठा और हाथों ने आज्ञा न मानी, डंडा छूट गया। मतलब उन्होंने कपड़े से जो डंडे को अंतिम छोर में बांधा था, तो वहाँ जब नीचे तक पहुँच गए वे, तो अचानक जो है सांप ने बड़ी तेज फुसकार मारा और ये जो है अचानक जो है इनका पैर वो दीवार से हट गया, कुएं की दीवार से हट गया और ये पता नहीं कितना ऊंचाई पे उछल पड़े। जानबूझकर नहीं, यूँ बिदक कर, मतलब ये जानबूझकर नहीं उछले थे, अचानक वो डर के मारे उछल गए थे। उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडा के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीऊ सा कुछ लगा है। कह रहे हैं लेखक कि जब वे उछलकर दीवार के सहारे खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि डंडे के अंतिम छोर पर थोड़ा सा कुछ तरल पदार्थ, पीऊ मतलब जहर जैसा कुछ लगा हुआ है। अब सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था। ऐसा प्रतीत होता था कि सांप ने उसके अंदर जो जहर डसने की जो उसकी विशेषता थी उसने अपने सामने दिखा दिया था उस प्रमाण के तौर पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था। कह रहे हैं कि मानो मैं उसकी योग्यता को तो पहले से ही जानता था। कायल माने मानने वाला। मैं पहले से ही उसकी योग्यता को अच्छी तरह से जानता था कि यदि उसके पास गया तो वो इतना विषैला है कि वो निश्चित रूप से वार करेगा और अपने विष को हमारे शरीर में के अंदर डाल देगा। उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत न थी। लेखक कह रहे हैं कि वो जो डंडे पे उसने विष अपना निकाला था, उगला था, उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं तो पहले से ही जानता था उसकी योग्यता को।
तो सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की। सांप को लगा कि वह डंडा ही उसका शत्रु है, और फिर उसने फूं फूं करके 3-4 बार उसी में उसने चोट की, यानी कि उसको अपना शत्रु समझकर उसी को डसने की चेष्टा की और विष उसमें डालने की चेष्टा की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। जैसे लग रहा है कि वह डंडा पहली बार इस प्रकार अपमानित हुआ था, यानी कि उस डंडे ने इसके पूर्व कई सांपों को मारा था, इस प्रकार वह पराजित कभी नहीं हुआ था। या तो ऐसा हुआ था कि सांप का उपहास कर रहा था, उपहास माने हंसी उड़ाना। उधर उधर ऊपर फूं फूं और मेरे उछलने और फिर वही धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फूं फूं और धमाके में टूट गया। लेखक कह रहे हैं कि जब वे सांप उनको फुसकार मार रहा था और उनके उछलने से जो धमाके की आवाज़ हुई, और तो उनके भाई ने समझा कि इनका कार्य समाप्त हो गया है, यानी कि इनकी मृत्यु निश्चित रूप से सांप ने डस लिया होगा और इनकी मृत्यु हो गई होगी। बंधुत्व का नाता फूं फूं और धमाके में टूट गया है। बंधुत्व का नाता माने जो भाईचारे का जो रिश्ता था, भाई का जो रिश्ता था, वह मानो इस फूंकार के साथ ही समाप्त हो गया है। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ, भाई को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो सांप ने काट लिया और वे वहीं पे गिर गए। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भ्रातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल आई। और जब सांप ने इतनी जोर से फुसकार मारी और इनके धमाके से इनके पैर वैर छूटने से जो आवाज़ हुई, उस आवाज़ से भाई ने समझा कि सांप ने इसे काट लिया है। और इस प्रकार उसे जो भाई का विरह यानी भाई से विछोह या वियोग का जो उसे कष्ट हुआ, उस कष्ट से उसके हृदय को बहुत बड़ा धक्का लगा, माने उसके हृदय को बहुत कष्ट हुआ। और भ्रातृ स्नेह, भ्रातृ माने भाई, स्नेह माने प्रेम, भ्रातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी। ताना बाना यानी कि ढांचा, जो भाई के प्रति जो उसका स्नेह था, भाई के प्रति जो उसका प्रेम था, उसको मानो चोट लगी। उसकी चीख निकल पड़ी और इस प्रकार उसके अंदर से करुण चित्कार निकल पड़ी, ये समझ के कि उसका भाई निश्चित रूप से उसके भाई को निश्चित रूप से सांप ने डस लिया है। छोटे भाई की आशंका बेजा न थी। छोटे भाई की आशंका बेजा न थी। बेजा माने बेकार, बेजा। बेजा यानी कि बेकार। उनके छोटे भाई की जो आशंका थी वह बेकार में नहीं थी, उसमें कहीं न कहीं सच्चाई थी। अब ये कहते हैं कि इस प्रकार जो है उनके छोटे भाई की जो इस तरह से उसका सोचना गलत नहीं था, क्योंकि छोटे भाई ने जो ये समझा था कि उनके भाई को जो सांप ने डस लिया है, वह पूरी तरह से उसके भाई के हिसाब से वो सही था, क्योंकि वह तो बाहर से ही देख रहा था, उसने कभी उसका अंदर से तो देखा नहीं था कि अंदर क्या सांप के साथ किस प्रकार का दोनों का द्वंद्व चल रहा है। पर उस फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। लेखक कहता है कि सांप के फुसकार से और वो जो धमाका हुआ था इनके पैर वैर हटाने से, उससे उनका साहस कम नहीं हुआ बल्कि वह और बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब उन्होंने दोबारा उसी चेष्टा को जारी रखा और दोबारा वह फिर अपनी डंडे से फिर से उस
उसको चिट्ठी को उठाने की चेष्टा में लग गए। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। उस बार तो सांप ने वार किया था और अपना जहर डंडे पे डाला था, परंतु इस बार सांप ने वार किया, वार माने प्रहार, वार भी किया और डंडे से चिपट गया, माने डंडे को उसने लपेट लिया, अपनी पूंछ से उसने डंडे को लपेट लिया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर खींच गया। कह रहे हैं कि डंडा हाथ से उनके नहीं छूटा, इस सांप के इस करतूत से उनका डंडा हाथ से नहीं छूटा, पर शायद झिझक कर या सहम कर या सांप के आतंक से डंडा अपनी ओर खींच गया, मतलब इनकी ओर डंडा खींच गया और गुंजल्क मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। गुंजल्क माने गुत्थी या हाथ, गांठ, मतलब कि जैसे लग रहा कि एक गांठ की तरह गुंजल्क मारता हुआ सांप का जो गोल गोल लपेट के बैठा हुआ था, तो ऐसा लगा कि उस गुंजल्क मारता हुआ जो सांप का पिछला वाला हिस्सा है यानी पूंछ वाला हिस्सा है, मेरे हाथ से छू गया, लेखक के हाथों से छू गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक ओर पटक दिया। लेखक का हाथ सांप की पूंछ से छूना था कि लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा अनुभव हुआ कि वह कितना ठंडा कोई चीज़ उसे स्पर्श कर गया। डंडे को मैंने एक ओर पटक दिया और उसकी शीतलता, उसकी जो ठंडक है, उससे घबराकर उसने डंडे को एक ओर पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता, लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। यह वह दैवी कृपा थी। लेखक कहते हैं कि यदि ये दूसरा वार जो है पहली बार में हुआ होता तो वे निश्चित रूप से डरकर सांप के ऊपर वे उछलते और उसके परिणाम स्वरूप वे सांप के ऊपर गिर पड़ते, और यदि सांप के ऊपर गिरते तो वे बचते नहीं, क्योंकि सांप तो तुरंत डस लेता और अपना जहर जो है इनके अंदर डाल देता। लेकिन लेखक का ऐसा मानना है कि लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों डंग बचने के निकल आते हैं। यदि आदमी के जीवन शेष है, यदि उसकी आयु शेष है, तो उसके बचने के लिए ईश्वर बहुत सारे रास्ते भी निकाल देते हैं। जब तब हजारों रास्ते निकल जाते हैं। यह दैवी कृपा थी। उनके जो वो इस तरह से सांप के जहर से बच गए, मरने से बच गए, तो लेखक इसका मानना है कि इसमें दैवी कृपा थी, माने ईश्वरीय कृपा थी, ईश्वर की कृपा थी कि वे इतना भयंकर चोट के बाद भी वे बच गए, उनके जीवन की रक्षा हो गई। डंडे के मेरी ओर खिंच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। लेखक कह रहे हैं कि जैसे ही वो अपनी पूंछ उठा के जैसे ही वो कूदा विष डसने के लिए विषधर, तो वैसे ही ये डर के इनके हाथ से डंडा जो है अपनी ओर खींच गया था। तो जैसे ही डंडा उनके अपनी ओर खींचा, सांप ने भी अपना आसन बदल लिया, मतलब उसका जो बैठने का ढंग था उसने उस ढंग को बदल लिया, यानी कि वह भी अपनी सुरक्षा में लगातार तैनात था, वो लगातार अपनी सुरक्षा करने की चेष्टा कर रहा था। इधर लेखक भी अपनी सुरक्षा के साथ साथ चिट्ठी उठाने की चेष्टा करता है और उधर सांप भी अपने शत्रु पर वार करते हुए अपनी रक्षा की चेष्टा करता रहता है। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए। जैसे ही सांप खिसक कर बैठा, यानी उसकी आसन बदल गई, इनको मौका मिला, इन्होंने लिफाफे और पोस्ट कार्ड को तुरंत उठा लिया। चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया।
जैसे मतलब उनको चिट्ठी मिल गई, चिट्ठियों को उन्होंने धोती की छोर में बांध लिया और बांधने के साथ ही भाई ने ऊपर की ओर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई हुई और इस प्रकार सांप के पास जो डंडा गिर गया था उस डंडे को उठाने में भी इन्हें बड़ी परेशानी हुई, बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठ गया था। सांप जो है उसको अपना दुश्मन समझकर डंडे को उसी पे धरना देकर बैठ गया था, मतलब उसी को ऐसा उसको उसी पर बैठा था जिससे कि वह सांप से वो डंडा ले न पाए, छीन न पाए। इस प्रकार वह पर बात ही बात में फेंकी करता, इसीलिए वो जो है कह रहे हैं कि जीत तो मेरी हो चुकी थी पर आपका अपना निशान गंवा चुका था। कह रहे हैं कि जीत तो मेरी हो चुकी थी क्योंकि उनका जो मकसद था, मूल उनका मकसद था चिट्ठी उठाने का, तो चिट्ठी वो उठा चुके थे पर अपना निशान गंवा चुका था। लेकिन जो डंडा था वो अपना निशान गंवा चुका था। मैंने डंडे का निशान ये था कि डंडे ने बहुत सारे सांपों को मारा था, उसने सभी सांपों को पराजित किया था अपने शक्ति के आगे। उस निशान को उसने मानो गंवा दिया था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसीलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा न होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। लेखक कह रहे हैं कि वो डंडा उठाने के लिए उसने अपना पैतरा बदला लेखक ने, और वह दीवार से मिट्टी थोड़ी सी ले करके उस सांप के दाईं ओर उसने मिट्टी फेंकी। मिट्टी का गिरना था कि सांप उसी पे झपट्टा मारता है, और वह जो है दाईं ओर जब झपट्टा मारता है तो बाईं ओर से लेखक डंडे को खींच लेता है, और जैसे ही बाईं ओर से डंडा खींचता है सांप को आहट लगते ही सांप दूसरी ओर फिर से वार करता है, फिर से अपना आक्रमण करता है। लेखक कह रहे हैं कि यदि बीच में डंडा ना होता तो शायद वह सांप जो है उनके पैर पे ही दांत गड़ा देता और उसको डस लेता एवं विष उनके शरीर में डाल देता। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था। सारी कठिनाई को उन्होंने पार कर लिया था और अब उनके लिए ऊपर चढ़ना कोई बहुत कठिन काम नहीं था, क्योंकि सबसे कठिन काम था चिट्ठी को उठाना सांप के पास से, और ऊपर से सांप से बचना सबसे ज़्यादा कठिन काम था। तो केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। लेखक इस प्रयास में इतना थक गया था कि वो कहता है कि पैरों के सहारे क्योंकि दीवार कच्ची थी, अब उसे ऊपर उठना था, तो वह कह रहा है 36 फुट ऊपर उठना, 36 फुट की ऊंचाई नापना, और अब उससे ये असंभव काम उसे लग रहा था क्योंकि वह काफ़ी थक चुका था। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही अधिक नहीं। कह रहे हैं कि अब पैर के सहारे तो नहीं कर पाया, तो कह रहा है कि 15-20 फुट तो वह हाथ के सहारे ऊपर चढ़ सकता था, चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही अधिक नहीं। मतलब इतना ज़्यादा थकान हो गई थी उसे कि बस वो 15-20 फुट ही ऊपर हाथों के सहारे उठ सकता था, बस उससे कम ही बल्कि उठ सकता था। अब उससे ज़्यादा उठने की उसके अंदर क्षमता नहीं थी। कम ही अधिक नहीं कर रहे, पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा, लेकिन उम्र उतनी कम थी, 11 वर्ष की अवस्था थी, उसमें ये 36 फुट ऊपर चढ़े और बाहें भर आईं।
बाहें भर आई, मतलब बाहों में दर्द होने लगा। इतना मेहनत करने के बाद उनकी बाहें जो है दर्द से भर गई और छाती फूल गई, छाती फूल गई, सांस चलने लगी। मतलब मेहनत के कारण, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के कारण उनकी सांसें चलने लगी। धौंकनी चल रही थी, जैसे लग रहा था कि धौंकनी धौंकनी एक लोहे को गर्म करने की चीज़ होती है, वो जैसे हाँफने लगे, बहुत तेज तेज हाँफने लगे। उनकी सांस बहुत तेज चलने लगी थी, पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल मैं ऊपर चढ़ आया। परंतु अंतिम क्षण तक उन्होंने प्रयास जारी रखा और हिम्मत नहीं हारे। इतने थकान के बाद भी, इतना थक जाने के बाद भी वे एक एक इंच धीरे धीरे सरक रहे थे और अपनी भुजाओं के बल पर, अपने हाथों के बल पर वह ऊपर चढ़ रहे थे। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। पैर ने मैंने काम करना छोड़ दिया, तब हाथों के बल ही वे चढ़ रहे थे। तो कह रहे हैं कि यदि हाथ ने भी काम करना छोड़ दिया होता और हाथ छूट जाते यदि, तो उसके बाद उसका परिणाम क्या होता, ये कहना कठिन है। क्योंकि हाथ छूटता तो सीधे फिर वापस उस कुएं में गिर जाता। तो इसका अनुमान करना अत्यंत कठिन है कि हाथ छूट जाता तो क्या होता। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। लेखक कह रहे हैं कि ऊपर जब आ जाते हैं, तब जब पूरा कार्य उनका संपन्न हो जाता है, उसके बाद जब ऊपर आ जाते हैं, फिर ऊपर आने के बाद वे एकदम बेहाल हो जाते हैं। इतना उनके शरीर की हालत ख़राब हो जाती है कि वे थोड़ी देर के लिए वैसे ही पड़े रहते हैं, एकदम निश्चेष्ट से, शिथिल से पड़े रहते हैं। देह को झाड़ झूर धोती कुर्ता पहना। अब शरीर में जो मिट्टी सिट्टी लगी थी, किनारे किनारे का जो नीचे उतरने पे दीवार से, कच्चा कुआं था, कच्चे कुएं के दीवार से जो मिट्टी लगी थी, उस मिट्टी को साफ करके, झाड़ झूर कर, यानी कि उस मिट्टी को साफ करके धोती कुर्ता पहना। वे कहते हैं कि धोती और कुर्ता उन्होंने पहन लिया। फिर किशनपुर के लड़के को, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से न कहे, हम लोग आगे बढ़े। तो कह रहे हैं कि उसके बाद जब चढ़ गए, ऊपर आ गए, तो उसके बाद जो किशनपुर का एक लड़का था, जिसने उन्हें कुएं के अंदर से उसको ऊपर चढ़ते हुए देखा था, चेष्टा करते हुए देखा था, उसको बार बार ये समझाया। ताकीद करना मतलब बार बार चेतावनी देना। ताकीद करना यानी बार बार चेतावनी देना। तो उनको बार बार उन्होंने चेतावनी दी कि कुएं वाली घटना किसी से न कहे। ताकीद। ताकीद का अर्थ है बार बार चेतावनी देना। बार बार उसने चेतावनी उस मित्र को दिया कि ये कुएं वाली घटना वो घर पे जाके ना कहे। और इस प्रकार ये लोग चिट्ठी को लेके अपने लक्ष्य पर, जहाँ उन्हें पहुँचाना था, चिट्ठी डालना था, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब इनके जीवन की ये सबसे ज़्यादा रोमांचकारी घटना थी। अब ये कह रहे हैं कि सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई, और इतने दिनों से वह इस घटना को अपने अंदर छिपाए हुए थे, इस बात को अपने अंदर छिपाए हुए थे। और जब कक्षा 10 यानी मैट्रिकुलेशन कक्षा 10 की कक्षा मानी जाती थी पहले, तो पास करने के बाद उन्होंने अपनी माँ को ये घटना सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैने में के नीचे छिपा लेती है। कह रहे हैं कि जब माँ ने ये घटना सुनी, पूरी घटना सुनने के बाद माँ की आंखों में आंसू भर आए। उसे ये लगा कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने फिर से अपने बेटे को पाया है
और उसका जीवन दान मिला है एक तरह से, और ये सोच करके उन्होंने आंखों में आंसू भरकर अपने बेटे को गोद में बिठा लिया। जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैने में के नीचे छिपा लेती है। डैना मतलब पंख, डैना यानी कि पंख। तो इस प्रकार माँ ने अपने गोद में छिपा लिया, जैसे कि कोई चिड़िया अपने बच्चे को अपने डैने के अंदर छिपा लेती है, यानी कि उसको सुरक्षा देती है। कितने अच्छे थे वे दिन। उस दिन राइफल न था, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। लेखक कह रहे हैं कि वो बचपन का दिन कितना अच्छा था। कम से कम उस समय राइफल नहीं था लेकिन डंडा था, पर वो डंडा उनके लिए राइफल से कम नहीं था। ये थी उनके जीवन की सजीव घटना, जिसको उन्होंने अपने स्मरण के आधार पर हम लोगों को सुनाया है, और इसी कारण इस कहानी का नाम उन्होंने रखा है स्मृति, क्योंकि याद के आधार पर, यादगार के आधार पर उन्होंने ये कथा सुनाई है, और इसी कारण उन्होंने इस कथा का नाम रखा है स्मृति। अब आपको प्रश्न उत्तर करवाती हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, भाई के बुलाने पर वह घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? जब लेखक को भाई घर बुलाते हैं तो लेखक के मन में ये आशंका थी कि झरबेरी से बेर तोड़कर खाने के अपराध में शायद भाई ने उन्हें बुलाया है, और अब उनकी घर जाके खूब पिटाई होगी। इसी बात का उन्हें डर था कि भाई उनकी खूब पिटाई करेंगे। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला इसलिए फेंकती थी क्योंकि उस कुएं में एक विषधर रहा करता था, और जैसे ही ये ढेला डालते थे वो जो है फुसकार मारता था, जिसे सुनना इनको बहुत अच्छा लगता था। इन बच्चों की टोली को बहुत अच्छा लगता था। तीसरा प्रश्न है, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? कह रहे हैं कि सांप ने फुसकार मारी कि नहीं, ढेला लगा कि नहीं, ये बात उनको स्मरण नहीं है। ये बात उनकी घबराहट की जो दशा है, घबराहट की मनोदशा है, उसको व्यक्त करता है कि वे इतना घबरा गए थे कि क्योंकि चिट्ठी गिर गई थी, और चिट्ठी बहुत ज़रूरी थी जिसको भाई ने मक्खनपुर पोस्ट ऑफिस में डालने के लिए कहा था। तो चिट्ठी गिर जाने के कारण वे इतना ज़्यादा भयभीत हो गए थे कि उनको उस समय की किसी भी घटना का याद नहीं है। किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? लेखक ने चिट्ठियों को निकालने का निर्णय लिया कि ये बड़े भाई साहब ने दी थी, और यह कहकर दिया था कि ये डाकखाने में डाल देना, ये बहुत ज़रूरी चिट्ठियां हैं, और इस जिम्मेदारी के कारण, इसका जो बोझ उनके ऊपर था, इसी कारण वे इन चिट्ठियों को निकालने का निर्णय लेते हैं। दूसरी बात यह है कि वे झूठ बोलना नहीं जानते थे, और वे नहीं चाहते थे कि वो घर जाके बोलें कि ये चिट्ठी मैंने डाल दी है, लेकिन इसी कारण उन्होंने चिट्ठियों को निकालने का निर्णय लिया। कुएं में सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने निम्नलिखित युक्तियां अपनाई। सबसे पहले उसने अपने डंडे से सांप को दबाने का ख्याल छोड़ दिया। उन्होंने डंडे से सांप को जो दबाने का मन में निर्णय किया था वह छोड़ दिया। उसने सांप का फन पीछे होते ही अपना डंडा चिट्ठियों की ओर कर लिया, और
फिर उन चिट्ठियों को उठाने की चेष्टा की। डंडा लेखक की ओर खींच आने से सांप ने आसन बदल लिए और वह चिट्ठियां चुनने में कामयाब हो गया। अब अगला प्रश्न है, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। कुएं में उतरकर चिट्ठियों को उठाने का जो साहसिक वर्णन है, इसको अपने शब्दों में लिखिए। इसे आपको कहानी के आधार पर संक्षेप में 10-15 लाइन में पंक्तियों में आपको लिखना है। तो पूरी कहानी को सार के रूप में लिखिएगा। और उसके बाद है, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों का पता चलता है। बच्चे बचपन से ही शरारती होते हैं और उनको कहीं भी अगर जिज्ञासा वाली जगह मिले तो वे अवश्य ऐसा करने से बाज नहीं आते, जिसके फलस्वरूप उन्होंने कुएं में झांकना और ढेला मारने का प्रयास किया। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं, ये आशय स्पष्ट करिए। लेखक को ये आशा थी कि वह डंडे से कई सांपों को मार चुका है, हाँ, और वो योजना उसकी कामयाब होगी, लेकिन जब वहाँ पहुँचता है तो उसे लगता है कि ये बिल्कुल मिथ्या है। फल तो किसी दूसरे के हाथ पे निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय दीजिए कि कर्म इंसान करता है, फिर फल ईश्वर के हाथ में होता है। यह पूर्णतः सत्य है, जिसका परिणाम हमको कहानी के अंत में पता चलता है।